अर्जुन ने अग्रिमा को अपने साथ चलने का इशारा किया तो वो उसके पीछे ठीक उसके कदमों के निशान पर चल रही थी। अर्जुन एक कमरे के सामने आकर रुका तो अग्रिमा बेख्याली में उसके पीछे चलते हुए उसकी पीठ से टकरा गई। अर्जुन ने एकदम से पीछे मुड़कर देखा तो वो झट से कुछ कदम पीछे हो गया और उसने अर्जुन से माफ़ी मांगते हुए अपनी नाक को हाथ से मसला। अर्जुन के उसने उसके चेहरे को देखते हुए कहा, ठीक हो तुम? लगी तो नहीं? अग्रिमा ने अपनी नाक को सहलाते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। फिर उसने कमरे के दरवाजे पर एक नज़र डालते हुए कहा, हम यहाँ क्यों आए हैं? अर्जुन ने दरवाज़ा खोलकर अग्रिमा को इशारे से अंदर चलने को कहा और खुद भी अंदर आते हुए बोला, तो क्या तुम चाहती हो कि मैं सबके सामने लॉन में तुम्हारे हाथ में मेहंदी लगाऊं? अग्रिमा ने कमरे को देखते हुए जवाब दिया, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती, सब कुछ बस आप खुद ही चाहते हैं। अपनी बात कहते हुए अग्रिमा ने एक भरपूर नज़र कमरे में डाल ली थी। एक और एक टेबल पर दो आरामदायक चेयर्स रखे थे और टेबल पर एक प्लेट में कुछ मेहंदी कोन्स रखे थे। एक बेड एक तरफ लगा था। अग्रिमा को समझ नहीं आया कि ये कमरा किसका है। अर्जुन आकर एक चेयर पर बैठ गया और अग्रिमा को भी साथ वाली चेयर पर बैठने का इशारा किया तो अग्रिमा ने बैठते हुए पूछा, ये रूम किसका है? अर्जुन मेहंदी के कोन्स में से एक कोन को उठाकर देखते हुए बोला, तुम्हारी मेहंदी के लिए बुक किया है। चलो अब बातें बाद में, पहले अपना हाथ दो। अर्जुन ने ये कहते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाकर अग्रिमा से उसका हाथ मांगा तो अग्रिमा बस उसे देखती रह गई। अर्जुन के साथ एक कमरे में अकेले होना, उसकी धड़कनें पहले ही जनरेटर बनी हुई थी। किसी तरह वो खुद की घबराहट पर काबू किए हुए थी और ये सामने बैठा इंसान लगता है इसे अग्रिमा की जान सुखाने के अलावा कोई काम है ही नहीं। अर्जुन ने अग्रिमा की तरफ से कोई रिस्पॉन्स न पाकर उसके हाथ को खुद ही अपने हाथ में लिया और बोला, तुम्हारे पास बहुत वक्त होगा पर मुझे और भी काम है। दरअसल अर्जुन खुद को अब अग्रिमा का हाथ पकड़ने से रोक नहीं पा रहा था तो उसने खुद कुछ भी बोलकर उसका हाथ पकड़ ही लिया। उसके मुलायम हाथ ही छुअन ने अर्जुन को बेचैनी के साथ साथ सुकून भी दे दिया और अग्रिमा अर्जुन के यूं हक से उसके हाथ को पकड़ते ही उसकी जान मानो शरीर से अलग ही होने लगी थी। पर अग्रिमा ने यमराज से कुछ पल की जिंदगी और मांग ही ली। आखिर जाने कितने अच्छे कर्मों का फल उसे इस पल के रूप में मिला था जब अर्जुन ना सिर्फ उसके हाथ साथ है बल्कि उसके हाथ पर मेहंदी लगाने वाला है। अर्जुन ने कोन को उसकी हथेली पर रखते हुए कहा, मैंने ये पहले कभी नहीं किया है। अब तुम्हारे हाथ पर जो भी डिजास्टर होगा वो तुम बाद में खुद ही सही कर लेना। अग्रिमा ने भी सब कुछ भूलकर इस पल को दिल में जीने का फैसला किया और अर्जुन से कहा, वो डिजास्टर मैंने लिए इस दुनिया का सबसे सुंदर डिजाइन होगा, आप बेफिक्र होकर लगाइए। अर्जुन ने खुश होते हुए अग्रिमा से पूछा, मुझे तो लगा था तुम बहुत नखरे करने वाली हो कि आपको लगानी नहीं आएगी, डिजाइन खराब हो जाएगा। फिर गुस्सा करते हुए इस कमरे से बाहर जाने का बहाना करोगी। अग्रिमा ने मुस्कुराकर कहा, जो ख्वाहिश मैंने की थी उसके सच होने का आसार इस जन्म में थे भी नहीं। आज जब वो पूरी हो रही है तो नखरे करके मुझे सब कुछ खराब नहीं करना। सच कहूँ तो अब मैं इस पल को खुलकर जीना चाहती हूँ। ये कहते हुए अग्रिमा की आंखों में जो नमी आई उसने अर्जुन के कलेजे को चीर दिया। जिस लड़की के लिए अर्जुन पूरी दुनिया को आग लगा सकता था वो लड़की उसके सामने नम आंखों के साथ बैठी हुई है और इस नमी का कारण कहीं न कहीं अर्जुन ही है। अर्जुन का दिल उस सामने बैठी मासूम लड़की पर हर बार फिदा हो जाता था। उसने किसी तरह खुद को संयत करते हुए अग्रिमा से पूछा, क्या डिजाइन बनाऊं तुम्हारे हाथ पर? अग्रिमा ने हल्का सा हंसकर कहा, आपको मेहंदी से डिजाइन बनाना आता है? मुझे तो लगा आपको बस बैलेंस शीट्स और ऑफिस
प्रेजेंटेशन बनाने आते हैं। अर्जुन ने भी मुस्कुराते हुए कहा, बनाना तो मुझे बहुत कुछ आता है, पर फिलहाल तुम्हारी मेहंदी पर ध्यान देते हैं। बताओ क्या बनाऊं? अर्जुन अग्रिमा से बातें जरूर कर रहा था, पर एक पल के लिए भी उसने अग्रिमा का हाथ नहीं छोड़ा था। और अर्जुन हैरान इस बात से था कि अग्रिमा ने भी अपना हाथ छुड़ाने की कोई कोशिश नहीं की थी। वो दोनों इस वक्त बिल्कुल परफेक्ट कपल लग रहे थे, एक दूसरे के हाथ में हाथ, मुस्कुराहट से लब रेज चेहरे और हल्की फुल्की नोक झोंक के साथ प्यारी प्यारी बातें। अग्रिमा ने अपने दूसरे हाथ से अर्जुन की कलाई पर बने टैटू की ओर इशारा करते हुए कहा, ये बना दीजिए। अर्जुन ने अपने टैटू की तरफ देखा और फिर अग्रिमा की कलाई से उसके टैटू पर बंधा बैंडेज एक तरफ कर दिया और दोनों टैटू को देखने लगा। दोनों टैटू बिल्कुल सेम थे, बस अग्रिमा का टैटू अर्जुन के टैटू से थोड़ा छोटा था, शायद उसी अनुपात में जिस अनुपात में अग्रिमा देखने में उन दोनों की लंबाई या उनका शरीर ढांचा अर्जुन से छोटी थी। अर्जुन ने अब थोड़ा सीरियस होते हुए पहले वहां टेबल पर रखे एक नेपकिन पर मेहंदी की कोन को चलाकर देखा और फिर बड़े ही ध्यान से उसने एक का टैटू जैसा डिजाइन अग्रिमा की हथेली पर बना दिया। डिजाइन उतना परफेक्ट नहीं था, पर अग्रिमा के लिए इससे बेहतर कोई डिजाइन नहीं था। वो कुछ पल तक अपने हाथ में लगी उस मेहंदी को देखती रही और सोचती रही कि क्या इसका रंग भी गहरा आएगा। वो नहीं जानती थी कि इस मेहंदी का रंग तो शायद दुल्हन की मेहंदी से भी गहरा आएगा। अर्जुन उसे किस कदर चाहने लगा है, इसका तो उसे अंदाजा भी नहीं था। वहीं अर्जुन तो खुद को आज किसी आर्टिस्ट से कम नहीं समझ रहा था। अपने ही नाम की मेहंदी अपने प्यार, अपनी सनशाइन के हाथ में लगाकर उसे ऐसा लग रहा था मानो सनशाइन की किस्मत में अपना हस्ताक्षर कर दिया हो, और जहां अर्जुन के हस्ताक्षर हो जाते हैं वहां अर्जुन का आधिपत्य हो जाता है। अग्रिमा जब काफी देर तक अपने हाथ को देखती रही तो अर्जुन बोला, क्या हुआ, अच्छी नहीं लगी क्या? अग्रिमा जब काफी देर तक अपने हाथ को देखती रही तो अर्जुन बोला, क्या हुआ, अच्छी नहीं लगी क्या? अग्रिमा ने जवाब देने के लिए अपना चेहरा ऊपर उठाया तो उसकी आंख से एक आंसू उसके गाल पर लुढ़क गया और उस आंसू की एक बूंद ने अर्जुन के दिल में सुनामी ला दी। अर्जुन ने अग्रिमा के चोट लगे हाथ को अपने हाथ में लिया और कहा, तुमने थोड़ी देर पहले कहा था कि तुम इस वक्त को खुलकर जीना चाहती हो, तब तो जब ये मौका मिला है तो इसे मेरे ऐसे खराब मत करो। अग्रिमा ने हामी भरते अपनी आंखें साफ की और अर्जुन से बोली, क्या आपको अब भी यही लगता है कि मैं कोई प्लानिंग करके आपसे और आपकी फैमिली से मिली हूँ? अर्जुन ने अग्रिमा के हाथ से अपना हाथ हटाते हुए कहा, अगर मैं कहूँ कि मुझे अभी इस बारे में कोई बात नहीं करनी तो? अग्रिमा ने भी चेयर पर खुद को थोड़ा रिलैक्स करते हुए कहा, तो कोई बात नहीं, वैसे भी अब हमें बाहर चलना चाहिए, मेहंदी भी लग चुकी है अब तो। अर्जुन अग्रिमा के साथ कुछ वक्त बिताना चाहता था पर साफ साफ कह नहीं पा रहा था, तो उसने कुछ सोचकर अग्रिमा से पूछा, तुम्हारे और नितिक्षा के बीच कोई प्रॉब्लम है क्या? अग्रिमा ने को लगा कि अर्जुन नितिक्षा के बारे में ज़्यादा जानना चाहता है, तो उसने सच बताते हुए कहा, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, बस वो खुद को मेरा कंपटीटर मानती है, शायद उसे मैं पसंद नहीं हूँ। अर्जुन को थोड़ी हैरानी हुई ये जानकर कि इस दुनिया में ऐसा भी कोई है जो अग्रिमा को पसंद नहीं करता। उसने अग्रिमा से पूछा, और तुम्हें पसंद है वो? अग्रिमा ने अपनी भवें सिकुड़ते हुए अजीब सा मुंह बनाया, पर फिर बोली, मेरी पसंद नापसंद का कोई मतलब नहीं, आपको पसंद है तो बस बात खत्म। पर सच कहूँ तो मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आपकी पसंद नितिक्षा जैसी लड़की हो सकती है। अर्जुन ने भी अपनी भौं को उचकाते हुए पूछा, व्हाट यू मीन बाय नितिक्षा जैसी लड़की? अग्रिमा को एहसास हुआ कि उसे ऐसे किसी लड़के के बारे में कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए, तो उसने अफसोस जताते हुए कहा, आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन लाइक दैट। मेरा मतलब बस इतना सा था कि शी इज़ नॉट ए गर्ल हु
कैन एडजस्ट इन समवन्स फैमिली इवन नॉट विथ हर पार्टनर। अर्जुन ने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे उसे इस बात से कोई फर्क ही न पड़ रहा हो। अग्रिमा को भी ये अजीब लगा कि अर्जुन को उसकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, तो उसके चेहरे पर उलझन आ गई और वो उलझन हर बार अर्जुन को उसकी तरफ खींचने पर मजबूर कर देती थी। उसने अग्रिमा से कहा, मैं नितिच्छा से प्यार करता हूँ। ये सुनते ही अग्रिमा के दिल में धड़कना बंद हो गया। सारी दुनिया मानो रुक सी गई हो। आंखों का पानी भी जलन से शायद सूख गया था। तभी तो एक बूंद भी पलकों से बाहर नहीं आई। अर्जुन ने इस वक्त वाक्य के ने अग्रिमा को बिना किसी हथियार के ही लगभग मार दिया था, पर इससे आगे की लाइन सुनकर उसे फिर से उसकी धड़कन धीमी सी चलती महसूस हुई। मैं नितिच्छा से प्यार करता हूँ, ये बात अपने जहन से निकाल दो। तुमने सही कहा, नितिच्छा जैसी लड़की मेरी पसंद हो ही नहीं सकती। अर्जुन ने चेयर से खड़े होकर खिड़की की ओर जाते हुए अपनी बात पूरी की, तो अग्रिमा को कुछ पल लगे उस बात का न सिर्फ जवाब देने के लिए बल्कि खुद को संतुलित करने में भी। अग्रिमा ने हिचकिचाते हुए कहा, तो फिर शादी। अर्जुन अब भी खिड़की पर खड़ा बाहर देख रहा था। उसने भी जवाब देने के लिए कुछ पल का समय लिया और कहा, बस इतना समझ लो कि ये करना जरूरी था। अग्रिमा पूछना तो बहुत कुछ चाहती थी, पर सिर्फ इतना ही पूछ पाई, और वो लड़की जिसे आप प्यार, उसके आगे के लफ्ज उसके खाली छोड़ दिए। अर्जुन ने वापस अग्रिमा की तरफ मुड़कर कहा, शायद उसकी और मेरी किस्मत में भी तुम्हारी तरह इंतजार ही है। अग्रिमा को ये जानकर बुरा जरूर लगता था कि अर्जुन किसी और लड़की से प्यार करता है, लेकिन उसे इस बात का भी कम बुरा नहीं लगा कि अर्जुन को उसका प्यार नहीं मिला। उसने अर्जुन से कहा, मैं नहीं जानती आप ये सब क्यों कर रहे हैं, पर अगर ये सब मेरी वजह से है तो प्लीज़ आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपकी ज़िंदगी में कभी कोई दखल अंदाजी नहीं करूँगी। अर्जुन ने वापस चेयर पर बैठते हुए कहा, मैं जो कुछ कर रहा हूँ उसकी कई सारी वजह है। एक वजह शायद तुम भी हो, पर अकेली तुम वजह नहीं हो। अग्रिमा ने अब कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो समझ गई थी कि अर्जुन सब सोचने समझने के बाद ही कर रहा है और अर्जुन के फैसले को पलटना लगभग नामुमकिन होता है। अब उन दोनों के बीच सिर्फ खामोशी थी, बस एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस कर रहे थे दोनों। अर्जुन की नज़रें अग्रिमा पर थी और अग्रिमा अपने हाथ को देख रही थी। अर्जुन ने बात ना करने की वजह से माहौल में फैली ऑकवर्डनेस को ख़त्म करने के लिए बात शुरू करने के मकसद से कहा, तुम्हारी उस डील का क्या बना जिसके लिए तुम ये मेहंदी लगवा रही हो। अग्रिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, डील फाइनल हो गई है और कल शादी में कबीर और प्रेरणा के लिए ये सरप्राइज़ गिफ्ट है। अर्जुन ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, क्या बात है, बिना सीओ के ही डील फाइनल कर दी। वैसे मुझे कबीर ने बताया कि जो मेरी और कबीर की डील हुई है उसकी पूरी तैयारी तुमने की थी, फिर भी तुम उस डील को पूरा करने के लिए प्रताप ग्रुप नहीं आ रही हो, क्यों? अग्रिमा ने अपना ध्यान अपने हाथ से हटाकर अर्जुन से कहा, कबीर नहीं चाहता कि मैं वहां जाऊं और मेरा वहां जाना ठीक भी नहीं है। अर्जुन को लगा था कि अगर अग्रिमा सिर्फ कबीर के ना कहने की वजह से रुक रही है तो कबीर से बात कर लेगा और अपनी सनशाइन को अपनी आंखों के सामने रखेगा, पर अग्रिमा की बात उसे समझ नहीं आई, तो उसने कारण जानना चाहा, क्यों ठीक नहीं है तुम्हारा वहां जाना। अग्रिमा अर्जुन के किसी भी भाव से अनजान थी, तो उसने असली कारण बनाते हुए कहा, अगर मैं वहां जाऊंगी तो आपसे और आपकी फैमिली से मुलाकात होगी, जो शायद ठीक नहीं होगा, और फिर आपकी होने वाली वाइफ या जो भी लड़की आपकी ज़िंदगी में आएगी वो मुझे आपके ऑफिस में बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। नितिच्छा तो बिल्कुल नहीं।
अर्जुन को अग्रिमा का बार बार यूं नितिच्छा को उन दोनों के बीच लेकर आना रास नहीं आ रहा था, तो उसने अग्रिमा को टोकते हुए कहा, हर बात में नितिच्छा को बीच में लेकर आना जरूरी है क्या? अग्रिमा ने अपनी आंखों को छोटा करते हुए अर्जुन को घूरा। उसे ये इंसान समझ नहीं आ रहा था। इसे नितिच्छा से शादी करनी है, लेकिन उसका नाम भी नहीं सुनना। उसने सकी से लहजे में अर्जुन से पूछा, आपको उससे शादी करनी है पर उसका नाम भी नहीं सुनना, क्यों? अर्जुन को उसका यूं थोड़ा सा शक के सवाल पूछना बहुत अच्छा लगा और उसने अपनी कुर्सी से उठकर अग्रिमा के ऊपर थोड़ा सा झुकते हुए शौक लहजे में कहा, मुझे मेरी सनशाइन के अलावा किसी का नाम लेना पसंद नहीं है। अर्जुन की गर्म और महकती सांसें अपने चेहरे पर फील करे। उसके शौक लहजे को सुनकर अग्रिमा की सांसें ऊपर नीचे हो गई। घबराहट से उसने अपना थूक गटक लिया। गालों पर लाली उभर आई और शरीर का तापमान एकदम से बढ़ गया। पलकें झुकाते हुए उसने बड़ी ही मुश्किल से कहा, सर ये आप। हाल तो अर्जुन का भी खराब हो गया था। सनशाइन के इतना नज़दीक जाकर खुद पर अख्तियार रखना उसके लिए भी आसान नहीं था, और सबसे बड़ी बात, सामने बैठी लड़की ने तो अपना सब कुछ हमेशा से ही अर्जुन के नाम किया हुआ था। एक पल को तो अर्जुन को भी लगा भर ले उस मासूम को अपनी बाहों में, चूम ले उसके माथे को, लेकिन उसने खुद को रोक लिया और अग्रिमा को देखते हुए बोला, बाहर चले। वो नहीं चाहता था कि वो कुछ ऐसा कर दे जो सही ना हो। अग्रिमा को अब वहाँ रुकना अजीब लग रहा था, तो उसने भी कुर्सी से उठते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और बाहर जाने लगी। अर्जुन वहीं खिड़की के पास जाके खड़ा हो गया। अग्रिमा भी सीधे अपने रूम में आई और बेड पर लेटकर मुस्कुराने लगे। ये कुछ मिनट उसके जिंदगी के अब तक के सबसे हसीन लम्हे थे। अर्जुन भी खिड़की पर खड़ा मुस्कुरा रहा था, पर फिर वो वहाँ से निकलकर अपने कमरे में चला गया। इन सब में सबसे ज़्यादा दुविधा में कुंज था, जिसने अर्जुन के कहने पर यह कमरे बुक किया था और उसे अर्जुन और अग्रिमा के उस कमरे में होने की जानकारी थी, लेकिन अर्जुन से कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं थी और अग्रिमा से कुछ भी पूछने का हक नहीं था, तो उसने चुपचाप अपना काम करना ठीक समझा। शाम को हो चुकी थी और अंधेरा छाने लगा था। मेहंदी की सजावट हटाकर अब संगीत की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। कबीर और प्रेरणा दोनों लॉन में घूम रहे थे और प्रेरणा की मेहंदी के सूखने का इंतजार में थे। तभी अग्रिमा उन दोनों के पास आई और उनसे बातें करने लगी। अग्रिमा के हाथ पर लगी मेहंदी देखकर वो दोनों ही हैरान थे। अग्रिमा ने उनका सवाल समझ लिया था कि जो लड़की कुछ देर पहले मेहंदी लगाने से साफ मना कर रही थी, वो अब खुद मेहंदी लगाए खड़ी है। अग्रिमा ने उनके सवाल से पहले ही जवाब देते हुए कहा, तुम दोनों चाहते थे ना कि मैं मेहंदी लगाऊं, तो कैसे लगी, क्यों लगी? इन सवालों के पोस्टमार्टम से बेहतर है ये मान लेना ज़्यादा अच्छा है कि लग गई है और अच्छी लग रही है। प्रेरणा ने खुश होते हुए कहा, हाँ बहुत अच्छी लग रही है, पर तूने ये डिज़ाइन बनवाया है? अग्रिमा ने बात को रोकने के मकसद से टॉपिक बदलते हुए कहा, संगीत का टाइम होने वाला है तो दोनों जाओ और तैयार हो जाओ। उसके बाद तीनों तैयार होने चले गए। अग्रिमा के पास रूम में जाते ही फिर से अदिति का कॉल आया और उसने बताया कि संचिता जी का बीपी अब रेंज में है, तो डॉक्टर ऑपरेट करने ले जा रहे हैं। अग्रिमा तुरंत ही पास वाले मंदिर के लिए निकल गई और अपनी माँ के लिए उसने वहाँ पूजा की और भगवान से उन्हें जल्दी से ठीक करने की प्रार्थना की। वो पूजा से उठकर वापस जाने के लिए मुड़ी तो सामने अथर्व और आनंदी जी खड़े हुए थे। अनुपमा जी थोड़ी देर आराम करना चाहती थी, तो आनंदी जी उन्हें होटल छोड़कर अथर्व के साथ मंदिर आ गई। उन्हें अपने बेटे के सुखी जीवन के लिए भगवान से प्रार्थना करनी थी। अग्रिमा को समझ नहीं आया कि वो उनसे मिले या न मिले, तो उसके कदम अपनी जगह पर ही रुक गए। कदम तो उन दोनों के भी धीमे हो गए थे। अग्रिमा को वहां देखकर अथर्व ने अपनी माँ को आगे चलने का इशारा किया,
तो वो लोग अब भगवान की मूर्ति की तरफ जाने लगे। अग्रिमा ने अपने चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कुराहट लाकर अथर्व की ओर देखा तो उसने भी एक स्माइल दी। आनंदी जी कुछ सोचकर अग्रिमा के सामने आई और उससे बोली, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या थोड़ी देर के लिए तुम मंदिर के बाहर रुक सकती हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अग्रिमा ने सिर्फ हाँ में सिर हिलाया और मंदिर से बाहर निकल गई और एक जगह खड़ी होकर अथर्व और आनंदी जी का इंतजार करने लगी। अपनी पूजा खत्म करने के बाद आनंदी जी वहां आई और अग्रिमा से बोली, अथर्व का कहना है कि तुम वैसे इंसान नहीं हो जैसी अर्जुन सोच रहा है। तुमने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया और तुम्हारा हमसे मिलना सिर्फ एक इत्तेफाक है। क्या तुम इस बारे में कुछ कहना चाहती हो? अग्रिमा ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सर झुकाकर उसने आनंदी जी के पास छू लिए और फिर खड़े होते हुए बोले, मैं आपको नहीं जानती, लेकिन मेरे पापा ने बताया था कि आप और मेरी माँ संचिता बहुत अच्छे दोस्त थे। इस नाते आप मेरी माँ जैसी हैं और मेरे धर्म की माँ तो आप है ही। आपसे झूठ नहीं बोलूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों से कभी मिलना नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने आप लोगों से मिलने के लिए कोई प्लानिंग नहीं की। यह सब सिर्फ इत्तेफाक ही था। मैं डॉक्टर साहब की बुआ से भी एक रिश्तेदार की शादी में मिली थी, जो शायद उनका भी दूर का रिश्तेदार था। उस वक्त भी वो जैसे ही पैनिक सिचुएशन में थी और मैंने उनकी हेल्प की थी, पर मैं नहीं जानती थी कि वह डॉक्टर साहब की बुआ है। नहीं तो उनसे निश्चित दूरी मैं उसी वक्त बना लेती। आनंदी जी को अग्रिमा के बातों में सच्चाई नजर आई तो उन्होंने अग्रिमा के गाल को सहलाते हुए कहा, अगर 21 साल पहले वो सब नहीं हुआ होता तो आज अर्जुन के लिए तुम्हारी माँ से तुम्हारा हाथ मांगने में मुझे बहुत खुशी होती और शायद तुम्हारी माँ को भी। खुश रहो बेटा।